तो मेरा नाम देवी सिंह है और सभी का स्वागत है भटने राइस में। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 3 चैप्टर में से हम 4 चैप्टर। एक तो हमारा था इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा चैप्टर था इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और हमारा जो तीसरा चैप्टर था मॉनेटरी पॉलिसी और हमारा जो चौथा चैप्टर था वो था बैंकिंग सिस्टम। 4 चैप्टर हो गए थे हमारे। अब हम ना मनी मार्केट पढ़ना है। ये करीब 2 या सवा 2 घंटे के आसपास का चैप्टर है। ठीक है, छोटा चैप्टर है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। देखो, ये जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ना, ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस यानी आईएएस एग्जाम के लिए और सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए, सभी का मतलब सभी, जैसे कि राजस्थान स्टेट सिविल सर्विस हो गया यानी राजस्थान पीसीएस हो गया, उसके साथ साथ आपको यूपी पीसीएस हो गया प्रीलिम्स और मेंस, बिहार पीसीएस हो गया और एमपी पीसीएस हो गया। तो ये प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड कोर्स है, लेकिन ये स्टेट सिविल सर्विस के लिए, मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से 60% वीडियो आपके यूट्यूब पे मिलेंगे जो हमारा भटनेरा इसका है, और आपको कंप्लीट यानी गेट टू 100% कोर्स ऑन द ऐप। ये जो भटनेरा इसका आपको ऐप है आपका, और इसमें से आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। इसमें से आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। मैंने 4 आपको चैप्टर बताए हैं। मैं इसमें से प्रॉपर 2 घंटे का टेस्ट भी लिया हूं, उसमें से 3 चैप्टर का अलग है और 1 चैप्टर का अलग है। ठीक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हमें मनी मार्केट पढ़ना है। ओके, चलो शुरुआत कर लेते हैं हम। तो हमें क्या है, बात करना है जो हमारा चैप्टर है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। मैंने बताया करीब 2 घंटे के आसपास का चैप्टर है। चलो देख लेते हैं। देखो, ये मनी मार्केट है क्या, लेकिन उससे पहले जो जानने योग्य बातें कुछ हम बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे कि मनी मार्केट तो मैं ठीक है आपको समझा देता हूं कि भाई मनी मार्केट क्या है, लेकिन मुद्रा क्या है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे डिटेल से। ठीक है। एक चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे जो जरूरी है, तो मनी मार्केट ना यह कम अवधि के लिए ऋण लेने देने की प्रक्रिया को संबोधित करता है। मतलब यहाँ शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म का मतलब 365 दिनों से कम की बात हो रही है, 365 दिन या उससे कम की। यहाँ पे जो ऋण की परिपक्वता की अवधि होती है, वो जो जिन पार्टिसिपेंट्स के बीच होती है, वो 365 दिनों से ज्यादा की नहीं हो सकती है। तो मनी मार्केट के अंतर्गत शॉर्ट टर्म ऋण लेने देने की प्रक्रिया को मनी मार्केट कहा जाता है, मुद्रा बाजार कहा जाता है। आप ऐसा कह लो कि मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विभिन्न मौद्रिक और वित्तीय जो परिसंपत्तियों को अल्पकाल, सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि या उससे कम के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। तो मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रा की मात्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इसके साथ साथ देखें तो भारत में मुद्रा बाजार को हम 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक संगठित या औपचारिक मुद्रा बाजार होती है, एक असंगठित या अनौपचारिक मुद्रा बाजार होती है। तो देखो, मुद्रा बाजार जो है संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी हो सकता है। देखो, संगठित या औपचारिक मुद्रा बाजार में नियम होते हैं और इसके लिए नियामक रेगुलेटरी उपस्थित होता है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। और इस प्रकार के मुद्रा बाजार में जो भागीदार हैं, भागीदार पूर्व निर्धारित होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं, और यहाँ तक कि ऋण के लेन देन से संबंधित नियम भी यहाँ पे सुस्पष्ट होते हैं। यहाँ पे निश्चित होते हैं क्या नियम होंगे। तो एक संगठित मार्केट यानी संगठित मुद्रा बाजार और एक असंगठित मुद्रा बाजार। अब भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये हमारा हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसीलिए मुद्रा बाजार को विनियमित करने का उत्तरदायित्व इसका ही है। तो मतलब इसका जो माई बाप है, यानी मुद्रा बाजार को ऐसे समझो को जो रेगुलेट करेगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। अब इसका भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, मुद्रा बाजार में तरलता और मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ साथ जो नीतिगत दरें हैं उनका भी निर्धारण करता है, और यह भारत में बैंकिंग संरचना का भी निर्धारण करता है, जो कि बैंकिंग सिस्टम में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया था।
बैंकों के संचालन के लिए नियम विनियमन बनाता है और महत्वपूर्ण ब्याज दरों का निर्धारण करके मुद्रा के प्रवाह को मतलब दिशा देता है। मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति की समस्या का समाधान करता है। साथ ही साथ इसमें देखोगे तो इसके अंतर्गत जो है यानी हमारा जो विदेशी हमारी जो घरेलू मुद्रा है विदेशी मुद्रा की तुलना में उसको चेक्स एंड बैलेंस रखता है, उसको प्रॉपर बैलेंस रखता है। इसकी साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो आरबीआई के कुछ और भी, जैसे कि आरबीआई और क्या करता है, मैं जब आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था तो मैंने इसके प्रमुख 3 कार्यों के बारे में डिस्कस किया था कि भाई इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ग्रोथ है यानी जो आर्थिक समृद्धि है उसको भी ये संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखो भारत में संगठित मुद्रा बाजार के तीव्र विस्तार के बावजूद आज भी असंगठित क्षेत्र विद्यमान है और असंगठित मुद्रा बाजार में देसी बैंकर्स, महाजन, साहूकार, सेठ, चिट्टी ये सभी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब देखो मैं यहां आपको ये बताने वाला हूं कि भाई यहाँ पे देखो कि जो मुद्रा बाजार है, जो संगठित मुद्रा बाजार है, इसके जो भागीदार होते हैं, इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनको रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो असंगठित या अनौपचारिक मुद्रा बाजार है तो इनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। अब जैसे संगठित मुद्रा बाजार में हमने औपचारिक मुद्रा बाजार के लिए नियम कौन बनाएगा, नियम और कानून रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा, लेकिन असंगठित या अनौपचारिक मुद्रा बाजार ये किसी प्रकार से विनियमित नहीं होते, न ही इनका कोई रेगुलेटरी, न ही इनको कोई रेगुलेट करता है। अब इनके पार्टिसिपेंट जैसे मैंने बताया, सेठ हो गया, साउथ इंडिया में चट्टी बोलते हैं, साहूकार हो गया, महाजन हो गए जो ऋण देते हैं, लैंड करते हैं, देसी बैंकर्स हो गए, ये सभी मुद्रा बाजार के अनौपचारिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मुद्रा बाजार से ऋण प्राप्त करने के लिए कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि देखो ऋण तो लिया मॉनेटरी पॉलिसी जब हमने पढ़ाया था तो पूरे ऋण लेने देने की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वहां जितना भी लेंडिंग होता है वो किसके परिप्रेक्ष्य में होता है, आपको परिसंपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है, चाहे वो रेपो रेट के अंतर्गत हो या ओवरनाइट रेपो रेट में ओवरनाइट रेपो रेट हो या चाहे टर्म रेपो हो या फिर कोई भी उसका जो जो मात्रात्मक जो उपकरण है उनमें से संपत्ति गिरवी रखना होता है। ठीक है, अब यहां ऋण लेन देन उधारकर्ता की छवि पर फ्लक्चुएट करता है, उसकी छवि पर निर्भर करता है, गुडविल पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर वो प्राइम बरोवर है, प्राइम बरोवर बताया था ना, सब प्राइम बरोवर, प्राइम बरोवर, अगर वो प्राइम बरोवर है, उसकी गुडविल अच्छी है, उसकी छवि अच्छी है, तो उसको जो ऋण है वो सस्ता मिल जाता है। मतलब आपकी छवि कैसी है। वहीं दूसरी तरफ आप मान लो कंपनी, इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बताऊंगा कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसके प्रमोटर्स कौन है इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ ऋण लेने देने की जो ऋण लेन देन आपकी गुडविल पर डिपेंड करता है, आपकी जो साख है उस पर निर्धारित करता है। यदि आपकी जो गुडविल है, जो आपकी क्रेडिट है वो बहुत अच्छी है, तो उधारकर्ता को, जो ऋणी को, ऋण आसानी से कम ब्याज दर पे मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर मान लो आपके ऋण लेन देन का इतिहास साफ स्वच्छ नहीं है, आपने कभी अपनी देनदारियों में चूक गए हो, तो ऋण प्राप्त करना मुश्किल और कठिन होता है। अगर उसे ऋण मिलता भी है तो उसको काफी उच्च ब्याज दर पे मिलता है, काफी उच्च ब्याज दर पे मिलता है। ठीक है, और इसी वजह से मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जो MCLR पढ़ाया था, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत बेस रेट पढ़ाया था और LLR पढ़ाया था, तो अब आपको ये यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि हम सीक्वेंस के साथ चलें। ठीक है, तो यहाँ जो ऋण है आपकी गुडविल पे मैटर करता है कि आपकी गुडविल कितनी अच्छी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे इसमें से कि मुद्रा बाजार में ब्याज की जो दर है वो निश्चित नहीं होती है। ऑब्वियसली निश्चित नहीं होगी, क्योंकि भाई यहाँ जो पैसा लेंड किया जाता है वो आपकी गुडविल पर लेंड किया जाता है, जो आपकी गुडविल है उस पर लेंड किया जाता है, आपकी छवि पर।
यहाँ ब्याज की दर जो है मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर और ऋणी की जो ऋणी है व्यक्ति उसकी छवि पर, तो यहाँ ब्याज की दर फ्लक्चुएट होती रहती है, निर्धारित नहीं होती है। जो इसके पार्टिसिपेंट्स है मुद्रा बाजार के, उन पार्टिसिपेंट्स के बीच क्या होती है, दर जो है ऋण की जो ब्याज इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या कर देंगे, अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर देंगे। लेकिन इसका अपोजिट समझो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा समझो कि अर्थव्यवस्था में पैसा की काफी कमी है, ठीक है, और मतलब सॉरी समान है और आपूर्ति बहुत ज्यादा है, मांग उतनी नहीं है, तो इनका ब्याज दर स्वतः गिर जाएगा। एक तीसरा एक्ट इसमें आता है कि आपकी छवि कैसी है, ये छवि पर भी बहुत कुछ डिसाइड होता है। यदि मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होगी तो ब्याज दर ऑब्वियसली कम होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो ब्याज दर क्या होगी, ब्याज दर अगर मान लो सप्लाई कम है तो भी ब्याज दर अधिक होगी, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसमें आप देखोगे कि ब्याज दर स्वतः कम हो जाएगी। अब भाई मुद्रा बाजार के कोई तो पार्टिसिपेंट्स होंगे, किनके बीच ऋण लिया दिया जाएगा, जरा इसे समझो पहले। देखो भैया, ये मुद्रा बाजार के ये सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप देख पा रहे होगे सरकार की ओर से आरबीआई एक अहम भूमिका निभाती है, ये इसका बॉस भी है, रेगुलेट भी करती है, लेकिन ये भी मुद्रा बाजार की पार्टिसिपेंट्स, ये भी मुद्रा बाजार की क्या है भाई, भागीदार है। वही भारत में कार्यरत सभी बैंक एक्सेप्ट टू आरबीआई, क्वेश्चन यहीं से बना लेगा, आरबीआई नहीं, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, तो भारत में कार्यरत सभी बैंक, लेकिन इसमें आरआरबी जो है वो मनी मार्केट का हिस्सा नहीं होते हैं। तो नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 की मैं बात कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसमें आरआरबी इसके घटक नहीं होते, इसके भागीदार नहीं होते हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो ऑल इंडिया जो मतलब अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, मैंने बताया था कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान 4 होते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने परसों नरसों के लेक्चर में जब बैंकिंग सिस्टम का अंतिम लेक्चर ले रहा था मैं थ्योरी का, तो उसमें मैंने अखिल भारतीय जो 4 संस्थान हैं इनके बारे में आपसे डिस्कस किया था, नाबार्ड, एग्जिम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये भी इसका पार्टिसिपेंट्स है। अब उच्च श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां, मतलब उच्च श्रेणी की, अब जिनका नेटवर्थ जो है कम से कम 4 करोड़ हो, तो एक कंपनी को निवल मूल उसकी संपत्ति, ये तो मतलब नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, तो उसको अगर कोई कंपनी है और उसका जो नेटवर्थ 4 करोड़ है तो उसको उच्च श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां कहा जाएगा, ये भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। अगला पार्टिसिपेंट्स है आम निवेशक, लाइक यू एंड आल्सो मी, ठीक है। तो हम ये आम निवेशक है, जनरल इन्वेस्टर्स है, तो हम भी मुद्रा बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच ऋण लिया दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, जो भाई मुद्रा बाजार है तो इनके बीच क्या है, ऋण प्रॉपर लिया दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, देखो इसके साथ साथ मुद्रा बाजार में आम निवेशक जो है मात्र ऋण प्रदान करते हैं, ना कि ऋण प्राप्त करते हैं। तो मनी मार्केट के अंतर्गत जो है, जो आम निवेशक है, जो 5वां पार्टिसिपेंट्स आपने देखा, ये सिर्फ ऋण प्रदान कर सकता है, यह ना कि यह ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मुद्रा बाजार में आम निवेशक, 1 मिनट, तो इसमें देखिए एक चीज और मैं जो बताने वाला हूं, इसमें से ये जो सभी भागीदार हैं, तो इन सभी भागीदारों में से किसी भी भागीदार को अपने शॉर्ट टर्म तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए कम अवधि के ऋण की आवश्यकता होती है, तब ऐसे में किसी अन्य भागीदार से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स मैंने बताया, जिनके पास पैसा अधिशेष होता है, वो दूसरे जिनको पैसे की जरूरत है, जो पार्टिसिपेंट्स को पैसा लेंड कर सकता है, पैसा दे सकता है, जिनके पास अगर पैसा सरप्लस में है। आरबीआई उच्च श्रेणी के उद्यमों और आम निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करती है। पहला स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे आरबीआई है वो डायरेक्टली यानी आम निवेशकों के पास, क्या आपको आरबीआई डायरेक्ट पैसा लेती देती है? नहीं लेती देती है। और साथ ही जो उद्यम श्रेणी है, उच्च श्रेणी के उद्यम हैं, इनके साथ भी, तो आरबीआई इनके साथ कोई प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करती है।
मुद्रा बाजार में आम निवेशक मात्र ऋण प्रदान करते हैं, ना कि ऋण प्राप्त करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आम निवेशक है ये सिर्फ ऋण दे सकते हैं और यह ऋण प्राप्त नहीं करते हैं, ये ऋण प्राप्त नहीं करते। अब इसके साथ साथ आप देखो कि जैसे भाई मुद्रा बाजार में आम निवेशक मात्र ऋण प्रदान करते हैं और यह ऋण प्राप्त, जो मुद्रा बाजार में जो आम निवेशक हैं ये ऋण प्रदान करते हैं, यह ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा ये सारी चीजें। अब देखो इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जैसे कि मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋण के क्या प्रकार हैं, कैसे वर्क करता है। देखो भाई, यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि, मान लो इनके जो कोई पार्टिसिपेंट्स हैं, 5 पार्टिसिपेंट्स थे ना, चलो वहीं एक बार वापस चलते हैं हम। देखो पांचों पार्टिसिपेंट्स को ऐसे देखो, अगर मान लो कि यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि 1 दिन हो, अगर जो है इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 दिन हो, तब इसको ओवरनाइट कॉल मनी कहते हैं, ओवरनाइट कॉल मनी कहते हैं। अगर 24 घंटे की परिपक्वता की अवधि हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, इन पार्टिसिपेंट्स को किसी ऋण की आवश्यकता है तो किससे मांगेंगे, इन्हीं से मांगेंगे, इन्हीं पार्टिसिपेंट से मांगेंगे ना, तो ऑब्वियसली इन्हीं से मांगेंगे। और मान लो ऐसे समझो कि अगर कोई 1 दिन के लिए ऋण ले रहा है तो इसको ओवरनाइट कॉल मनी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ओवरनाइट कॉल मनी कहेंगे। यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि 24 घंटे से अधिक और 14 दिन तक की हो, ऐसे समझो कि अगर ये तो 1 दिन की है, मतलब 24 घंटे की, अगर मान लो वही ऋण की जो मेच्योरिटी पीरियड है 24 घंटे से अधिक है और 14 दिन तक की हो, 14 दिन तक की हो, तब इसको शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहेंगे। और क्वेश्चन पिछले वर्ष यहीं से पूछा गया था, तब इसको शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहेंगे, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहेंगे। मतलब कि देखो भाई, आरबीआई जो है, मान लो सरकार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर किसी को ऋण की जरूरत है और कोई उपलब्ध करवा रहा है और मान लो कि उसने ऋण 24 घंटे से ज्यादा और 14 दिन तक के लिए लिया है, तो इसको शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहते हैं। यदि परिपक्वता की अवधि 14 दिन से अधिक की हो और 365 दिन तक की हो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो ऋण की जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 14 दिनों से अधिक का हो, यानी 14 डेज से अधिक का हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 14 दिन है, 4 दिन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 14 दिनों से अधिक का हो, 365 दिनों तक का हो, तब इसको टर्म मनी कहते हैं, तब इसको क्या कहते हैं, टर्म मनी कहते हैं, ठीक है। अब मुद्रा बाजार में ऋण प्राप्त करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है वे मुद्रा बाजार के उपकरण कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, इनको हम तीनों प्रकार में, जैसे कि हम देखें, ये आप देख सकते हो, ये तो ये जो मुद्रा बाजार के अंतर्गत जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ऋण लेन देन की प्रक्रिया में, तो ये मुद्रा बाजार के उपकरण कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो, सरकारी प्रतिभूति बिलों के रूप में, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी जमा प्रमाण पत्र, और तीसरा कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक पत्र। इन तीनों को समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको देखना है कि मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, मनी क्या है। तो पहले इसे देखते हैं, फिर हम इनमें आते हैं, इनको मैं बारी बारी से तीनों को समझाऊंगा। लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसे ही समझ लेते हैं और फिर बाद में हम मनी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो सरकारी प्रतिभूति, पहले इसे देख लेते हैं, फिर बाद में हम वो देख लेंगे, ओके। देखो भाई, सरकारी प्रतिभूति बिलों के रूप में, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, यदि सरकार को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए, किसी सरकार को, अगर मान लो गवर्नमेंट को अपने शॉर्ट टर्म के, गवर्नमेंट को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से कम अवधि के ऋण की आवश्यकता है, सरकार को मान लो कि किसी को अचानक से पैसा देना पड़ गया,
तो उसको कम अवधि के ऋण की आवश्यकता है, तब सरकार के लिए आरबीआई मुद्रा बाजार मनी मार्केट से ऋण प्राप्त करेगी और सरकार जाएगी आरबीआई के पास और बोलेगी कि आप तो हमारे बैंकों का बैंक है, बेशक आप पहले से नाराज हो, नाराज मत हो और हमें क्या कर दो कि कुछ हमें पैसा दिलवा दो अर्थव्यवस्था से। तो आरबीआई कहेगा कि भाई गार्जियन तो हूं ही एक तरीके से और मेरा काम भी है, तो चलो मैं ठीक है दिलवा देता हूं आपको। तो इस उद्देश्य से जो है गवर्नमेंट को आरबीआई कहेगी कि भैया एक काम करो, आप बिल जारी कर दो। क्या कर दो? बिल जारी कर दो, बॉन्ड नहीं। क्यों बॉन्ड नहीं? मैं अभी बताऊंगा कि बॉन्ड क्यों नहीं, बिल क्यों। ठीक है, तो यहां ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बिलों के तौर पे सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग होता है। मैंने जब आपको बैंकिंग सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहां बिल और बॉन्ड मैंने बताया था। बिल और बॉन्ड देखो, ये प्रतिभूतियों के प्रकार हैं। बिल किसे कहते हैं कि जिनकी परिपक्वता की अवधि 365 दिनों से कम की हो, तो इसको बिल कहा जाता है। वैसी सरकारी प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता की अवधि 365 दिनों से अधिक की हो, 365 दिनों से अधिक की हो, तब उसको बॉन्ड कहा जाता है। ये दोनों ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही प्रकार है। तो यहां तो सब शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, मतलब जो मनी मार्केट के अंतर्गत जो भी लेन देन होगा वो 1 साल से कम का होगा। 1 साल से कम का होगा ना, या 365 दिन या उससे कम का होगा। तो भाई यहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल के तौर पे होंगी और आपको यूपीएससी चकमा यही देगी, बोलेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। आप सोचो कि सर ने तो बताया था, उसमें फोकस नहीं करोगे। सर ने तो बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल। बिल और बॉन्ड आप नहीं याद रख पाओगे, तो मतलब हो जाएगा, याद हो जाएगा, लेकिन आप वहां कंफ्यूज ना कर जाना। तो यहाँ जो सरकारी प्रतिभूति है वो बिल के तौर पे जारी होगी, बॉन्ड के तौर पे नहीं भैया। बॉन्ड जो है वो अगर सरकार को लंबी अवधि का ऋण लेना है तब बॉन्ड जारी किया जाएगा, ना कि बिल। मतलब 1 साल से ऊपर का ऋण लेना है, जैसे कि सरकार को सड़क बनानी है, बांध बनाना है, डैम बनाना है, ये तो वो ज्यादा का मतलब 4 साल, 5 साल, 6, 7 साल का ऋण लेगी तो बॉन्ड के तौर पे लेगी। समझ में आया? तो सरकारी प्रतिभूति बिलों के तौर पे। ओके, इसके साथ साथ देखो कि ये जो बिल हैं या लघु अवधि के ऋण उपकरण यानी डेट इंस्ट्रूमेंट या मुद्रा बाजार के उपकरण होते हैं। इनकी परिपक्वता की अवधि 365 दिनों से अधिक की नहीं होती है। क्योंकि इन प्रतिभूतियों को सरकार जारी करती है तो इन्हें सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। आरबीआई इन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बेच देती है, इन सरकारी प्रतिभूतियों को, और कम अवधि का ऋण आरबीआई उठा लेती है और सरकार को प्राप्त करवाती है। पर वर्तमान में इनकी जो परिपक्वता की अवधि होती है बिल की, वो 91 दिन की हो सकती है, 182 दिन की हो सकती है और 364 दिन की हो सकती है। 364 दिन की हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल की वर्तमान में अवधि, मतलब अगर आपको बिल जारी करके सरकार चाहे तो आरबीआई को जारी कर देगी और कह देगी कि मुझे 91 दिन के लिए पैसा चाहिए, 182 दिन के लिए चाहिए, 364 दिन के लिए चाहिए, है ना, तो ये जारी कर सकती है। अब देखो भाई, ये जो प्रतिभूतियां हैं ये 2 प्रारूपों में जारी होती हैं। अगेन सुनना, अभी हम प्रतिभूतियों में मात्र डिस्कस कर रहे हैं, ये 2 प्रारूपों में जारी होते हैं। एक तो सामान्य सरकारी प्रतिभूति हो गई, एक सामान्य सरकारी प्रतिभूति हो गई, दूसरा हो गया ट्रेजरी बिल। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो एक क्वेश्चन ट्रेजरी बिल से संबंधित आया था और मैंने उस क्लास में बताया था कि भाई मैं ट्रेजरी बिल जो है आपको मनी मार्केट के अंतर्गत समझाऊंगा। तो जरा देखो कि ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी 2 फॉर्म में, एक तो सामान्य सरकारी प्रतिभूति है भाई, सामान्य सरकारी प्रतिभूति, और दूसरा है जो है ट्रेजरी बिल। देखो भाई, सामान्य सरकारी प्रतिभूतियों को मुद्रित मूल्य पर बेचा जाता है। जो सामान्य सरकारी प्रतिभूतियां हैं इनको मुद्रित मूल्य पर बेचा जाता है। आरबीआई खरीदार को ब्याज अदा करती है। मतलब क्या है, ऐसे समझो कि देखो सरकार है, इसे मिटा लेते हैं अब, है ना। सरकार को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अब किसके पास गई? आरबीआई के पास गई, क्योंकि आरबीआई तो सरकार का बैंक है और वो बैंकों का भी बैंक है। तो सरकार ने कहा कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा
कि हमें कुछ पैसे दे दो, तो हम सरकारी प्रतिभूति जारी कर देते हैं। तो आरबीआई ने कहा कि एक काम करो, पैसा चाहिए कोई बात नहीं है, आप एक कागज का टुकड़ा है ना जारी कर दो और इसमें लिख के दे दो कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितना टाइम के लिए। तो देखो इसके अंतर्गत तो बिल के रूप में ही तुम ये कह दिया कि मुझे 182 दिन के लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 182 दिन के लिए पैसा ले लो, वो सॉरी 182 दिन के लिए तो ये डेज है, और एक कागज के टुकड़े में लिख के दे दो कि कितना चाहिए, तो इस मतलब कितना ऋण चाहिए। तो इनने बोला कि हमें मान लो 10,000 का, इतना कम ऋण नहीं सरकार लेती है, लेकिन उदाहरण है 10,000 का। तो अब ये 10,000 का भी कागज का टुकड़ा है, आरबीआई कहाँ जाएगी, वित्तीय संस्थानों के पास जाएगी, बैंकों के पास जाएगी और कहेगी कि भैया आप ये लो प्रतिभूति रख लो, सरकार आपको इस पे ब्याज देगा, और सरकार को आप 10,000 रुपया दे दो, ये कागज का टुकड़ा रख लो। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं है। अब देखो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ समझाने के लिए कागज का टुकड़ा और ये बता रहा हूँ, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो ई कुबेर प्लेटफॉर्म में अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी होती है। जो जिनके पास अधिशेष पैसा है वो बैंक खरीदते हैं, जिनके पास नहीं है तो नहीं खरीदते हैं, बहुत सिंपल है ना। तो बस मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई ये कागज का टुकड़ा है। अब देखो ब्याज आप दोगे, कौन देगा, आरबीआई सरकार के बिहाफ में, ठीक है। तो ये ब्याज देगी और ये रुपया आरबीआई को दे देगी, आरबीआई सरकार को पैसा दे देगी। तो इसमें मुद्रित मूल्य पे बेचे जाते हैं, कितना, इसमें जो मूल्य मुद्रित है जो लिखा है, ठीक है। तो ये जो सामान्य प्रतिभूति हैं ये मुद्रित मूल्य पे बेची जाती हैं और आरबीआई खरीदार को ब्याज भी अदा करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बैंक पीएनबी ने खरीदा है तो उसको ब्याज अदा करेगी, ठीक है। ये तो रहा ये जो प्रतिभूतियों में मैंने बताया सामान्य प्रतिभूति। दूसरा मैंने क्या बताया था, ट्रेजरी बिल भैया, ट्रेजरी बिल। देखो भैया ट्रेजरी बिल जो है, ये ट्रेजरी बिल मुद्रित मूल्य से डिस्काउंट रेट पर बेचे जाते हैं, मुद्रित मूल्य से डिस्काउंट रेट पर बेचे जाते हैं। इनके परिपक्व होने की स्थिति में जब बैंक इन्हें वापस करते हैं तब आरबीआई से बैंक को मुद्रित मूल्य के बराबर धनराशि प्राप्त हो जाती है और बैंक अपने एसएलआर के तौर पे ट्रेजरी बिल को वरीयता देते हैं। जरा देखो कि ये कैसे ट्रेजरी बिल होता है, इसको प्रॉमिसनरी नोट्स भी या वचन पत्र भी कहते हैं। तो ट्रेजरी बिल आए या प्रॉमिसनरी नोट्स आए, मैं अभी आपको पार्टिसिपेटरी नोट्स बताऊंगा, पी नोट्स उसको बोलते हैं, वो अलग है इससे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ट्रेजरी बिल को ही प्रॉमिसनरी नोट्स वचन पत्र कहते हैं और पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स अलग चीज है। पी नोट्स मैं अलग बताऊंगा, ठीक है, वो अलग चीज है, ये प्रॉमिसनरी नोट्स अलग चीज है। तो आपके दिमाग में अचानक से आए कि अच्छा सर ने ऐसे ही कुछ बताया था, प्रॉमिसनरी लिखा हो पार्टिसिपेटरी नोट्स, और आप गलत करके आ जाओ। मैं एक उदाहरण, अभी मेरे एक अंकल हैं यूपीएससी वगैरह देते हैं, बहुत अच्छा उनका पकड़ है। तो उनने पिछले साल शायद क्वेश्चन आया था, पिछले ही साल इससे क्वेश्चन आया था। तो एक तरफ उनने प्रॉमिसनरी नोट्स को और मतलब ऑप्शन दिए थे, और हमेशा ऑप्शन देगा, जब प्रॉमिसनरी नोट्स देगा तो पी नोट्स ऑप्शन तो देगा ही देगा, ठीक है। यूपीएससी तभी तो बोलता हूँ ना कॉन्सेप्ट की परीक्षा है ये। तो उनने ना, उन्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन उनने क्या किया कि इंग्लिश वाला नहीं देखा, दोनों में सेम चीज लिखी थी, उनने पार्टिसिपेटरी नोट्स को मार दिया था, ठीक है। और उसमें यह पूछा गया था कि कौन सा उपकरण मुद्रा बाजार के अंतर्गत ऋण लेने देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, और उनने पी नोट्स मार दिया था। पी नोट्स इससे अलग होता है और प्रॉमिसनरी नोट्स अलग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। बस ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो अगर हिंदी में नहीं समझ आए तो तुरंत इंग्लिश में देखो, ओके। तो देखो ये है ना जो ट्रेजरी बिल को प्रॉमिसनरी, ये एट अ डिस्काउंट बेचे जाते हैं। जरा इसे समझो, एट अ डिस्काउंट का मतलब ये भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा क्या चेंज है, देखो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको पैसे की जरूरत है, ये आरबीआई के पास गई, इसने क्या किया कि मान लो ट्रेजरी बिल जारी कर दिया, ट्रेजरी बिल, टी बिल बोलते हैं इसको। तो टी बिल इसने जारी कर दिया और आरबीआई ने कहा कि अच्छा तुम्हें टी बिल जारी कर रहे हो तो एक काम करो, ये तो एट अ डिस्काउंट पे होगा, ये डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग। तो इसने कहा कि कितना पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें मान लो 10,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है। तो इसने ये कहेगी आरबीआई से कि मतलब वो डिपेंड मैटर करता है कि आप एक काम करो, अगर आपको 10,000 चाहिए तो आप ना 12,000 का टी बिल जारी कर दो, मान लो 12,000 का। तो ये 12,000 कहाँ चला गया, बैंकों के पास चला गया, मतलब ये कागज का टुकड़ा बैंकों के पास 12,000 का।
अब इसको कितना रुपया मिल जाएगा, ये देखो 12,000 रुपया नहीं इसे देंगे, जो है बैंक इसको 12,000 रुपया, मतलब पहले तो आरबीआई को जाएगा, आरबीआई गवर्नमेंट को देगी, तो 12,000 नहीं, बैंक कहेंगे कि आप देखो डिस्काउंट पे बेच रहे हो, कोई बात नहीं है, हम इसको 10,000 पे, क्या हो गया, हम इसको ना 10,000 पे खरीदेंगे। ठीक है, मान लो 10,000 पे खरीद लिया, तो 2,000 बताओ इसमें जो लिखा है, तो 2,000 तो डिस्काउंट हो गया। तो जब भी, अभी इसमें ब्याज नहीं दिया जाएगा, जब भी सरकार इसका मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी, इसको 10,000 ही सरकार को यहां मिला था, लेकिन सरकार जो लिखा था 12,000 उतना लौटाएगी। मतलब ये जो डिफरेंट है ये एट अ डिस्काउंट, ये छूट दर पे ये खरीदेगी। ठीक है, तो बैंक छूट दर पे खरीदती है, और जब बैंक को वापस किया जाता है तो मुद्रित, जो मूल्य मुद्रित होता है टेबल पे, वो उसको बैंक को मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट। तो देखो सामान्य प्रतिभूति में क्या हो रहा था भैया, वहां ब्याज मिल रहे थे, वहां ब्याज मिल रही थी, लेकिन जो ट्रेजरी बिल है या प्रोमिसनरी नोट्स है, इसमें ब्याज नहीं, बल्कि ये डिस्काउंट पे बेचे जाएंगे। और ये मैटर करता है कि कितना ये बार्गेन के ऊपर है, और ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो नोट डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो राज्य ट्रेजरी बिल जारी नहीं करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने कल आपको क्या किया था, बताया था, तो ये नोट डाल के लिख लीजिएगा, राज्य जो है ट्रेजरी बिल नहीं जारी करते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में आरबीआई राज्यों को भी ट्रेजरी बिल जारी करने की अनुमति दे सकती है। सामान्यतया राज्य ट्रेजरी बिल जारी नहीं करते हैं, राज्य ट्रेजरी बिल जारी नहीं करते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आप जो ये सरकारी प्रतिभूतियां हम पढ़ रहे थे, इसे आपने बखूबी समझा और इसको समझने का प्रयास भी किया होगा। अगर कोई डाउट होगा ना, तो आप क्या किया करो कि देखो कमेंट बॉक्स में ना, आप जब लाइव देखते हो ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, तो मैं एक बार तो फिलहाल देखता हूँ वीडियो के जो कि डाउट क्या है, या फिर जो भटने राइस के डायरेक्टर हैं तो वही देखते हैं और मुझे मैसेज कर देते हैं कि भाई देख लीजिए ये क्वेश्चन आया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि वहीं उसका जवाब दे दूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, जमा प्रमाण पत्र क्या है, देखो भाई आरबीआई ने इसको 1989 में 1989 में एक उपकरण के तौर पे शुरू किया। अब जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार का उपकरण है, तो इसका प्रयोग भारत में जो कार्यरत बैंक करते हैं, जमा प्रमाण पत्र का जो प्रयोग है, जो बैंक भारत में कार्यरत हैं, ये इसका बैंक इसका प्रयोग करते हैं। यदि एक बैंक को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कम अवधि का ऋण की जरूरत है, आवश्यकता है, तब ऐसे में बैंक जमा प्रमाण पत्र जारी करके अन्य भागीदार को बेच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि देखो देखो ये जो है, मान लो कि एसबीआई है, इधर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। मान लो एसबीआई की पैसे की जरूरत पड़ी, तो एसबीआई क्या जारी करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और जितने का मान लो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 12,000 का है, तो पीएनबी इसको रुपया दे देगा, और इस पे जो है आगे ब्याज वगैरह। मैं अभी बताता हूं कि ये डिस्काउंट और ये वाला फंडा वैसे ही होगा जैसे कि मैंने इसमें बताया था। तो पहले तो ये जानो कि भारत में ये प्रॉपर बैंकिंग जो बैंक है इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका भागीदार आरआरबी नहीं है, तो आरआरबी इसको बेच और खरीद नहीं सकती है। ठीक है, आरआरबी एक्सेप्शन है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। अब जमा प्रमाण पत्र की परिपक्वता की अवधि 7 दिनों से लेकर के, जो इसका मेच्योरिटी पीरियड है डिपॉजिट ऑफ वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, इसकी जो 7 दिन से लेकर के 1 साल तक की है, 7 दिन से लेकर के 1 साल तक की इसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है। इसे कम से कम 1 लाख के मूल्य में जारी किया जाता है, कम से कम, मिनिमम। अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत है, फॉर एग्जांपल एसबीआई को, तो मिनिमम ये 1 लाख के मूल्य पे जारी कर सकता है, और उसके आगे ये 1 लाख के मल्टीप्लायर पे, यानी 1 लाख के गुणज में, फॉर एग्जाम्पल 5.5 लाख का ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं जारी कर सकता, 5 का कर सकता है, 6 का कर सकता है, 7 का कर सकता है, लेकिन ये 1 के गुणज पे रहेगा, 5.5, 2.25, ये सब ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है,
जमा प्रमाण पत्र जो है जारीकर्ता बैंक ब्याज भी प्रदान कर सकती है और डिस्काउंट भी दे सकती है। तो उसके ऊपर ये है कि वो क्या करते हैं। जो बैंक मान लो जारी कर रहा है एसबीआई, तो भाई बैंकों का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, लाभ बनाना। इसको पैसे की मान लो जरूरत है, तो अगर ये पैसा देगा तो ये ब्याज चार्ज करेगा या डिस्काउंट। तो जमा प्रमाण पत्र में ब्याज भी मिल सकती है और मतलब ये ब्याज पर भी जारी हो सकता है, डिस्काउंट पर भी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो जमा प्रमाण पत्र है इसमें ब्याज भी जो जारी करता बैंक दे सकता है और एट अ डिस्काउंट पे भी, छूट पे भी दे सकता है। ब्याज की दर मांग और आपूर्ति और उस बैंक के साख पर निर्भर करती है। ये फ्लैक्चुएट होती रहती है, ये स्टेबल नहीं होती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता अधिक हो, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे में बैंक को कम ब्याज दर और ऋण की प्राप्ति होती है। मान लो ऐसे समझो कि अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत अधिक है, तब बैंक को कम ब्याज दर पर, क्योंकि पैसा ज्यादा है तो बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो जाएगी, उसको कम ब्याज चुकाना पड़ेगा ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा होने की वजह से। अब यदि मान लो बैंक की साख बहुत अच्छी है, तब भी ऐसे में बैंक को कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि मान लो एक बैंक के संदर्भ में कोई अफवाह, कोई र्यूमर फैल जाए और वास्तव में बैंक की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तब ऐसे में बैंक में भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सब लोग अपना जमा करता अपनी धनराशि निकालने का प्रयास करेगा। इस स्थिति को बैंक रन कहा जाता है। इस स्थिति को बैंक रन। मान लो कि कोई एसबीआई के, ऐसे समझो कि एसबीआई में कोई र्यूमर फैला दिया कि भाई ये तो बैंक दिवालिया हो रहा है, तो जो भी इसके जमा करता है वो पैसा अपना विड्रा करने लगेंगे। बैंक रन हो गया, मतलब सब लोग पैसा विड्रा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये बैंक रन हो गया, बैंक रन कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनिएगा। अब देखो भारत में बैंक जिस दर पर एक दूसरे को कम अवधि का ऋण प्रदान करते हैं, ये बैंकों के लिए है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जरा सुनिएगा, अगर भारत में जिस दर पे, जो रेट पे, जिस ब्याज दर पे दूसरे बैंक को कम अवधि का ऋण प्रदान करते हैं, तब इसको माइबर कहते हैं, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। इसे निकाल लेते हैं ये सब आपके। ये देखो, अगर मान लो भारत में वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंतर्गत बैंकों के बीच ये लेन देन हो रहा है, तो भारत में जिस दर पर, जिस ब्याज जो दर है, मान लो एसबीआई किसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पीएनबी को जारी किया, पीएनबी को, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, ये एट अ डिस्काउंट पे भी हो सकता है, जो ब्याज दर है, मान लो कि 3% की ब्याज दर है, 3% की, तब इसको माइबर कहते हैं, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। यह बैंकों के लिए है। भारत में बैंक जिस दर पे एक दूसरे को कम अवधि का ऋण प्रदान करते हैं, उस दर को माइबर कहते हैं, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। दूसरा, भारत में जिस अवधारणा को ब्रिटेन से अपनाया गया, जहां उसे लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट या लाइबर कहते हैं। भारत ने इस कॉन्सेप्ट को कहां से भैया, ब्रिटेन से अपनाया, लंदन से। तो इसको लंदन में ना लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, लाइबर, लाइबर, समझ में आया। तो ये लाइबर कहते हैं। अब इसी को टोक्यो में, जो टोक्यो में कह रहा हूं, जापान में, अगर जापान में कोई बैंक है, एक बैंक दूसरे से ऋण ले रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से, तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको वहां टाइबर कहते हैं, टाइबर यानी टोक्यो इंटर बैंक ऑफर रेट, टाइबर। और यूरो जोन में इसी को यूरिबॉर कहते हैं। देखो ये भी लिखा होना चाहिए। तो जापान में इसको टाइबर और मतलब यूरो जोन में इसको यूरिबॉर कहते हैं, ठीक है। मुद्रा बाजार में एक एक्सेप्शन भी है, जरा इसे देख लो कि एक्सेप्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऑल इंडिया जो है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो 4 थे बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत, चारों को लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो यहाँ जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, परंतु ये भी देखो, जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो परिपक्वता की अवधि है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की हो सकती है। यही मात्र एक अपवाद है, ध्यान रखिएगा।
क्यों? क्योंकि भाई मनी मार्केट के अंतर्गत जितनी भी डीलिंग होती है वो 1 साल से कम की होती है, 1 साल से कम की डीलिंग होती है। ठीक है, तो आपने इस चीज को देखा समझा, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं। तीसरा भाई कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र। देखो ये वाणिज्यिक पत्र क्या है, ठीक है, इसे देख लो। ये सभी उपकरण के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से पिछले साल क्वेश्चन आया था, चेक कर लीजिएगा आप। अगर जिसका सेट नंबर ए रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 14, सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। देखो आरबीआई ने वाणिज्यिक पत्र को, जो कॉमर्शियल पेपर है, इसको एक उपकरण के तौर पे 1990 में 1990 में शुरू किया। यदि एक उच्च श्रेणी के औद्योगिक इकाई अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए कम अवधि का ऋण प्रदान करना चाहे, कम अवधि का ऋण प्रदान करना चाहे, तो इकाई वाणिज्यिक पत्र भी जारी कर सकती है। अगेन सुनो थोड़ी से, मैंने कहा आरबीआई ने वाणिज्यिक पत्र को ये 1990 में एक उपकरण के तौर पे शुरू किया, लेकिन यदि एक उच्च श्रेणी के औद्योगिक इकाई अपने शॉर्ट टर्म खर्चों को पूरा करने के लिए, तत्काल के खर्चों को पूरा करने के लिए कम अवधि का ऋण प्राप्त करना चाहे, तो वह वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर जारी करके पैसा प्राप्त कर सकती है। वाणिज्यिक पत्र भी मुद्रा बाजार का ही उपकरण होते हैं और इनकी भी जो परिपक्वता की अवधि है वो 7 डेज से लेकर के 1 वर्ष तक की होती है, 1 वर्ष तक की होती है। इन्हें कम से कम 5 लाख के मूल्य पर, ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कम से कम 5 लाख के, मतलब मिनिमम ये 5 लाख के मूल्य पे जारी होता है और इसी के मल्टीपल, इसी के गुणज पे जारी, 5, 10, 15, 20, 25, 12, 14 ऐसा नहीं हो सकता है। तो वर्तमान नियमों के अनुसार वाणिज्यिक पत्र वही औद्योगिक इकाई जारी कर सकती है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या इससे ज्यादा का है। मतलब कि कॉमर्शियल पेपर वही जो है कंपनी, मतलब औद्योगिक इकाई जारी कर सकती है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ऊपर का है। वाणिज्यिक पत्र जो है जारी करता औद्योगिक इकाई ब्याज भी प्रदान कर सकती है और ये डिस्काउंट भी दे सकती है, ये डिपेंड्स ऑन, वो उसके ऊपर डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स ऑन औद्योगिक इकाई, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो ये उसके ऊपर मैटर करता है। तो ये चाहे ब्याज, मतलब ब्याज दे या फिर डिस्काउंट दे। यदि एक औद्योगिक इकाई एक वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ या उससे अधिक की धनराशि वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से प्राप्त करे, तब उसको वाणिज्यिक पत्र की साख का निर्धारण कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से करवानी होगी और इन दोनों जो रेटिंग में से जो दोनों क्रेडिट रेटिंग में से जो निम्न वाली रेटिंग को एक्चुअल माना जाएगा उसी को वास्तविक माना जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा कि एक वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ या इससे ज्यादा की धनराशि वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से, कॉमर्शियल पेपर के माध्यम से प्राप्त करे, लेकिन तब उस वाणिज्यिक पत्र को क्रेडिट रेटिंग, कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवानी पड़ेगी और जो उसकी सबसे कम रेटिंग होगी, जिस दोनों में से जिस एजेंसी ने दी होगी वही एक्चुअल मानी जाएगी, ठीक है। अब इन तीनों ही उपकरणों में जो मैंने बताया वाणिज्यिक पत्र सर्वाधिक जोखिम भरा होता है। अब ऑब्वियस है जहां ज्यादा रिस्क है वहीं ज्यादा इश्क है ना। ये एक डायलॉग है, कौन सा, इसी से संबंधित एक मूवी थी, स्कैम 1991 1992, अरशद मेहता वाली। तो वो एक डायलॉग बोलता है कि इश्क में ही रिस्क है, सॉरी रिस्क में ही इश्क है ना। तो देखो इन तीनों जितने भी उपकरण, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बताया मैंने, और ये, तो इन तीनों में से जो है अगर आप बात करें तो वाणिज्यिक पत्र जो कॉमर्शियल पेपर है सबसे ज्यादा जोखिम भरा है और इसी कारण से सरकारी प्रतिभूति बिल के रूप में या जमा प्रमाण पत्र की तुलना में वाणिज्यिक पत्र पर ब्याज दर भी सर्वाधिक होती है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो ब्याज दर ज्यादा, ठीक है। तो कॉमर्शियल पेपर आपने देख लिया, ये तीनों अपनी चीजों को देख लिया। चलो अगला हमारा जो सब हेडिंग है वो मुद्रा, मनी। ये देखो मुद्रा या मनी क्या होता है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है, यह अर्थव्यवस्था का बेस है।
अर्थव्यवस्था का बेस है। इसके जरिए वस्तु और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। यानी इसके जरिए जो गुड्स एंड सर्विस है, गुड्स एंड सर्विस है, गुड्स एंड सर्विस को खरीदा और बेचा जाता। अब देखो, मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज के द्वारा सामान्य तौर से स्वीकार किया जाए। मतलब मुद्रा जो है इसको उस तौर पे परिभाषित, उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्य तरीके से समाज क्या कर सके, इसको एक्सेप्ट कर ले, विनिमय के माध्यम में एक्सेप्ट कर ले, तो मुद्रा कह, जो कि लेखा की इकाई के तौर पे भी एक कार्य कर सकती है, क्रय शक्ति का संचय कर सकती है। जो क्रय शक्ति है उसका संचय कर सकती है, जिसे ऋण चुकाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के तौर पे वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम का यूज हुआ करता था। सामान के बदले सामान। अगर मान लो कि आपके पास आलू है और आपको चावल की नीड है और मेरे पास चावल है और मेरे पास चावल है और आपको चावल की नीड है और मुझे आलू की नीड है, तो हम क्या कर लेते थे कि बार्टर सिस्टम, हमारा जो मतलब पुराने टाइम पे हम बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। ठीक है, यानी वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। ये प्रणाली का प्रचलन था। अब इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी कुछ धातुएं हैं, इन सिक्कों का धीरे धीरे चलन हुआ और इनके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन औद्योगिकरण और नगरीकरण के विकास ने मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी अर्थात कागज के नोटों को मुद्रा विनिमय का माध्यम बना दिया। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रांसिस वाकर कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा का कार्य क्या होता है? फंक्शंस ऑफ मनी देख लो जरा। मुद्रा आपने देखा किसे कहते हैं? जो समाज ना वस्तु विनिमय के माध्यम से इसको आसानी से स्वीकार करे। समाज वस्तु या विनिमय के तौर पे आसानी से स्वीकार करे, आसानी से स्वीकार करे, मुद्रा कहलाता। मतलब अगर मुद्रा को परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि जिसे विनिमय के माध्यम से, जो विनिमय का माध्यम है, समाज द्वारा सामान्य तौर से स्वीकार किया जाए, उसको मुद्रा। अब मुद्रा के यानी मनी के फंक्शंस क्या हैं, जरा इसे भी थोड़ा सा देख लो। मुद्रा के प्रकार, फंक्शंस ऑफ मुद्रा के प्रकार। मुद्रा ही वह इकाई है जिसके रूप में सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। मतलब जो फंक्शंस ऑफ मनी के अंतर्गत मुद्रा का आप देखोगे मूल्य का मापक है। ये पहला तो इसका ये मूल्य का क्या है भाई? मापक है। मूल्य का मापक है। मूल्य का मापक का तात्पर्य क्या है? मुद्रा एक ऐसा यूनिट है, मुद्रा एक ऐसी इकाई है जिसके रूप में सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य की माप करी जाती है कि फला वस्तु कितने की है और ढेका सेवा कितने की है। यानी प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है, उसका प्राइसेस कहलाता है। क्योंकि कीमत मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाती है, तो इस कारण से जो है वस्तु का मूल्य भी मौद्रिक रूपों से ही व्यक्त करा जाता है। ठीक है, तो मूल्य का मापक है ये कि किसी भी वस्तु और सेवा का इसके मतलब उसका मूल्य निर्धारित करता है। चलो अगला देखो, ये विनिमय का माध्यम। अभी मैंने बताया भाई जो मुद्रा है ये विनिमय का माध्यम भी है। विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करता है। जो मुद्रा विनिमय है यह भुगतान के माध्यम का कार्य करता है। चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं।
तो ये विनिमय का, वस्तु और सेवा के एक्सचेंज का, विनिमय का ये एक माध्यम का कार्य। मुद्रा की सहायता से कोई गुड्स एंड सर्विस का क्रय और विक्रय, सेल और परचेज आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ये फंक्शन हो गया। स्थगित भुगतानों की माप, स्थगित भुगतानों की माप मतलब मुद्रा से जो है भविष्य में होने वाले भुगतानों की इकाई का कार्य किया जाता है। मुद्रा के माध्यम से जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है तो उसका कार्य किया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं में किन्हीं कार्यों आदि का भुगतान बहुत बाद में होता है, जैसे कि पेंशन हो गया, मूलधन यानी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हो गया, तो इस सभी का। तो मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से स्टेबल रहता है और ये दूसरे वस्तुओं की तुलना में टिकाऊ भी होता है। ऋण और उधार में भी भविष्य का भुगतान के लिए मुद्रा को स्वीकारा जाता है। अगला है मुद्रा का संचय। मुद्रा का संचय भाई, मूल्य के संचय का अर्थ है कि धन का संचय। मूल्य के संचय का मतलब है धन का संचय, संचय, धन का संचय, धन का संचय मतलब जब मुद्रा को मूल्य ही इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है। जब मुद्रा को मूल्य के संचय का अर्थ मतलब ये है कि धन का संचय, जब मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है तो यह सहज ही मूल्य के भंडार का कार्य करने लगती है और इसके धारक के पास क्रय शक्ति का भंडार होता है। ठीक, अगला देखो जरा। देखो, मूल्य हस्तांतरण का साधन भी है। मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान से अपनी संपत्ति बेचकर के उसी दूसरे स्थान पर संपत्ति खरीद लेता है, तो मुद्रा का प्रयोग, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मूल्य के स्थानांतरण के लिए भी किया जाता है। मुद्रा के मूल्य संग्रहण की वजह से जो वस्तु के स्थानांतरण की तुलना में मुद्रा का हस्तांतरण जो है सरल और वेरिएबल हो जाता है। मुद्रा से साख का भी निर्धारण होता है, जैसे मुद्रा साख का भी आधार है। वर्तमान में साख पत्रों का प्रयोग मुद्रा की तरह ही होता है और मुद्रा के आधार पर ही साख पत्रों को जारी किया जाता है। साख पत्र जैसे डीडी हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, विनिमय बिल हो गया, चेक हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब मुद्रा के कार्य हैं। अब मुद्रा के प्रकारों की बात करें तो भाई देखो, मुद्रा मुद्रा के अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो एक होता है वास्तविक मुद्रा यानी प्रॉपर मनी। मुद्रा के प्रकार में सब हेडिंग डाली दे। मुद्रा के प्रकार यानी अब देखो, मुद्रा के प्रकार में एक वास्तविक मनी होती है, यानी लेखा मुद्रा वह मुद्रा होती है, लेखा मुद्रा या फिर वास्तविक मुद्रा एक ही बात है। लेखा मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके रूप में ऋण, वस्तुओं का मूल्य और क्रय आदि व्यक्त किया जाता है। जिसके रूप में ऋण, वस्तु और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है। वस्तु और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है। मूल्य व्यक्त किया जाता है। लेखा मुद्रा क्या कहती है भाई? इसको अकाउंटिंग मनी या प्रॉपर मनी कहते। ठीक है, अब जैसे डॉलर लेखा मुद्रा का उदाहरण है। दूसरी होती है लीगल टेंडर, सुना होगा आपने लीगल टेंडर। चलो इसको वैधानिक मुद्रा कहते हैं। याद करो वो नवंबर था या दिसंबर जब मोदी जी ने बंद किया था, ये मॉनिटाइजेशन डिमोनिटाइजेशन किया था, नोटबंदी, शायद नवंबर ही बात है ना। तो बोल रहे थे मोदी जी कि जो है 500 और 1000 नोट का लीगल टेंडर समाप्त किया जाता है आज रात 12 बजे से। तो वैधानिक मुद्रा क्या है? देखो लीगल टेंडर, देखो भाई वैधानिक मुद्रा वो मुद्रा है जो विधान या सरकारी आज्ञा के माध्यम से चलन में आती है। कोई प्रॉपर नियम के माध्यम से, सरकारी प्रेस्टिज के माध्यम से इसमें चलन में आती है। इसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। आप इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते। इसको लेन देन मतलब आपको लेन देन में इसको इनकार करने पर आपको सरकार इसमें दंड दे सकती है और मानना के तौर पे।
और भारत में आरबीआई द्वारा जारी किया गया जो सभी नोट और सिक्के वैधानिक मुद्रा हैं, क्योंकि इन्हें भुगतान में स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता होती है। और वर्तमान में लगभग सभी देशों की जो वैधानिक मुद्रा है, मुद्रा वैधानिक होती है। एक होता है ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा। तो अपने ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा यानी क्रेडिट मनी कहा जाता है, क्रेडिट मनी, या इसको ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। क्रेडिट मनी या ऑप्शनल मनी, यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के तौर पे स्वीकार करना या फिर ना करना, भुगतान के तौर पे स्वीकार करना या ना करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसी वजह से इसको क्रेडिट मनी या ऑप्शनल मनी, इस मुद्रा को भुगतान के तौर पे स्वीकार करने के लिए वैधानिक तौर से बाध्य नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हुंडी, हुंडी आप इसको बाध्य नहीं कोई कर सकता है, ये ऑप्शनल मनी है, ये आपके ऊपर है। विनिमय पत्र, विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा, प्रॉमिसनरी नोट्स, प्रतिज्ञा। तो ऐच्छिक मुद्रा को साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी की साख पर चलती है, उसकी क्रेडिट पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेक, तो चेक जारी करने वाली की जो चेक, अब जैसे चेक हो गया, तो चेक जारी करने वाले की जो साख पर, जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट की साख पर जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, हुंडी और विनिमय जो है ये व्यापारियों की साख पर चलते हैं, ये ऑप्शनल मनी होती है या क्रेडिट मनी कहते हैं। अगला है भाई होता है टोकन मनी, टोकन मनी, इसको सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं। टोकन मनी, आप ना एक दुकानदार को देखा होगा, अपने सर्वेंट से बोलता है कि जाओ चाय लेके आओ फला दुकान से, तो दुकानदार कैसे मानेगा, तो वो एक टोकन देता है कि ये लो, ये कागज का, मतलब कुछ भी चीज का, ये लो कागज का टुकड़ा, और आप ना जो कागज का जो टुकड़ा दे दिया जाता है यही दे देना, यही टोकन। तो ये टोकन मनी वह मनी होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो अंकित, इसमें से धात्विक, मान लो कि आप इसमें कागज के टुकड़े पे ही लिख के और 50 रुपया लिखवा के जा रहे हो कि इतने का सामान दे देना, तो हमेशा जो इस पे अंकित मूल्य है, जो इस पर धात्विक मूल्य है, जो लिखा हुआ मुद्रित मूल्य है, हमेशा उससे कम होगा। ठीक है, और यह सस्ती धातु से बनी होती है, फॉर एग्जाम्पल भारतीय सिक्का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टोकन मनी है। एक होता है प्रमाणिक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी, प्रमाणिक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड मनी। भाई स्टैंडर्ड मनी का मतलब क्या है, देखो, यदि मान लो सिक्के का वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो, कोई सिक्का है, मनी वो इन्फ्लेशन याद करो मैंने पढ़ाया था, तो मान लो इस सिक्के का जो अंकित मूल्य है 1 रुपया, मान लो इसका अंकित मूल्य है, इसका अंकित मूल्य है, और जितने रुपए का ये सिक्के में धातु लगा है वो भी, मतलब जो धात्विक मूल्य होता है वो मेटल वैल्यू, धात्विक मूल्य, अगर मान लो ये बराबर हो तो उसको प्रामाणिक मुद्रा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी मुद्रा को प्रामाणिक मुद्रा कहते हैं। सोने और चांदी के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा ही होते हैं। ठीक है, सोने और चांदी के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा होते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सोने और चांदी के सिक्के क्या होते हैं भाई, प्रामाणिक मुद्रा होते हैं। अगला है प्लास्टिक मनी, बहुत सिंपल है, आजकल तो सब कोई जानता है। प्लास्टिक मनी जो बैंक होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं, और जो एनबीएफसी होती हैं, इनके द्वारा जारी किया गया डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहते हैं। चलो यहीं पे मिटा के लिख देता हूँ, प्लास्टिक मनी मतलब जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, बैंकों के द्वारा, वित्तीय संस्थानों के द्वारा जारी किए गए ये जो कार्ड है ना, इसको, डेबिट क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। तो जो बैंक्स हैं,
के द्वारा जारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी है। डेबिट कार्ड के द्वारा आपको पता है डेबिट कार्ड के माध्यम से बैंक में आपका पैसा जमा होता है तो निकाल सकते हो, और क्रेडिट जो है वो आपकी क्रेडिट पर एक क्रेडिट बना देता है कि तो आप पैसा पहले से जमा नहीं है लेकिन आप अपने उस अकाउंट से भी निकाल लेते हैं। अगला होता है नियर मनी, नजदीकी मुद्रा, नियर मनी, नजदीकी मुद्रा। ये वह संपत्ति जो ऐसे रूप में हो जिसे जल्दी और आसानी से मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको नियर मनी, नजदीकी मुद्रा या समीपस्थ मुद्रा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोना चांदी, आसानी से इसको रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे गोल्ड, जैसे हो गया गोल्ड के साथ रजत हो गया, रजत मतलब वही चांदी, ठीक है। और ये तो हो गया नियर मनी, ओके। इसके साथ साथ हुआ अगला गर्म मनी, हॉट मनी, खूब सुना होगा हॉट मनी। उस मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं या गर्म मुद्रा कहते हैं जिससे वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय बाजार में बहुत जल्दी मूव है, मतलब पलायन करने की उसमें टेंडेंसी होती है, वैसी मुद्रा को हॉट मनी, मतलब जिस स्थान पे लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है वो उसी स्थान पे मूव कर जाती है। जैसे शेयर बाजार में जो लगी जो विदेशी मुद्राएं हैं इनको हॉट मनी कहा जाता है, इनको हॉट मनी के अंतर्गत। अब जैसे निवेशक अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए वो संपत्तियों को, प्रतिभूतियों को इधर उधर करता रहता है जहां उसे, तो इस पैसे को हॉट मनी कहा जाता है, ठीक है। ये एक जगह नहीं रुकती है, ओके। तो हॉट मनी भी आपने देख लिया। इसके बाद होता है हार्ड करेंसी एंड सॉफ्ट करेंसी, ये दुर्लभ मुद्रा है और ये सुलभ मुद्रा है, दुर्लभ और ये सुलभ मुद्रा, सुलभ और दुर्लभ, ठीक है। विश्व बाजार में जिस भी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा जो है, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, दोबारा सुनना, विश्व बाजार में जिस देश की, मान लो हमारे आपूर्ति पैसे की कम है, रुपए की, और मांग ज्यादा है, तो उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हार्ड मनी कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय संघ का ये यूरो, तो ये सभी क्या है? हार्ड मनी के अंतर्गत। इसके जस्ट अपोजिट, जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है, आपूर्ति ज्यादा होती है, तो वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो उसको, उसे सुलभ मनी या सॉफ्ट मनी कहते, सॉफ्ट मनी कहते। तो बोथ आर बेस्ड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये डिमांड और सप्लाई पे है। अगला है भैया कॉशन मनी, कॉशन मनी, कॉशन मनी। देखो भैया कॉशन मनी क्या है? ये कॉशन मनी जो है ये किसी भी संविदा या दायित्व को पूरा करने के लिए जमानत के तौर पे मांगी जाने वाली राशि को कॉशन मनी। जब अपने भाई बहन, बेटे बेटी का एडमिशन करवाने स्कूल में जाते हो तो एडमिशन फी तो लेते हैं कि चलो भाई आपके बेटे की क्लास 6 में है और उसकी एडमिशन फी है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। और बोलेंगे कि भाई इसमें से आपको अलग से 15,000 की कॉशन मनी जमा करना। ये जमानत है, जमानत राशि कि आपका बच्चा कल के दिन टेबल कुर्सी बेंच तोड़ेगा, आपका बच्चा कुछ ऐसा करेगा तो इस कासन मनी से उसकी भरपाई होगी। ये कासन मनी जब आपका बच्चा विड्रॉ करोगे स्कूल से तो आपको लौटाया नहीं जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का संविदा, दायित्व पूरा करने के लिए एक जमानत के तौर पे ये राशि है, इसको कॉशन मनी, कॉशन मनी कहते। अगला है भाई मेटालिक मनी, धातु मुद्रा, मेटालिक, धातु मुद्रा। भाई देखो, धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं, कोई भी धातु से बनी हो,
इस मुद्रा की विशेषता ये होती है कि इसमें जो बाह्य मूल्य, जो फेस वैल्यू के साथ साथ इसका आंतरिक मूल्य या फिर इंटरेस्टिव जो है, इंटरेस्टिक वैल्यू भी होती है और उसमें ही सन्निहित होती है। बाह्य मूल्य से आशय मतलब क्या है कि उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य। देखो भाई, ये जो मेटालिक वैल्यू के दो मूल्य होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक का कॉइन्स है, इसमें लिखा है ये बाह्य मूल्य, एक्सटर्नल वैल्यू है। ये क्या है, फेस वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। दूसरा आंतरिक मूल्य, ठीक है, या इंटरेस्टिक जो है, तो आंतरिक मूल्य जो मेटल का जो बना है तो इसको इंटरेस्टिक, इंटरेस्ट तो वैल्यू कहते हैं इसको, जो है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको आंतरिक मुद्रा होती है। अब बाह्य मूल्य का मतलब है जो इसमें लिखा हुआ है। आंतरिक मूल्य का मतलब जितने की धातु है, जितने की धातु है। मान लो 80 पैसे की धातु है तो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। ये क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। पहले सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं का चलन इस मुद्रा के तौर पे, मेटेलिक मनी के तौर पे होता था, ठीक है। अब जबकि वर्तमान में जैसे गिल्ट, तांबा तो आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है और धातु मुद्रा का भी, मतलब धातु मुद्रा का सिक्का कहा जाता है। अगला होता है पेपर मनी, कागजी मुद्रा। यही तो आजकल अब चलन में है ना, पेपर मनी। देखो भाई, पेपर मनी का मतलब क्या है, पेपर मनी, कागजी मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर लिखित जो है, एक विशेष प्रकार का कागज होता है और एक प्रॉमिस होता है इसमें लिखा हुआ, मैं धारक को 50 रुपए अदा करता हूं, अदा करने का वचन देता हूं, जिसके माध्यम से जो अधिकारी होता है वो केंद्रीय बैंक धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। और एक इस निश्चित विधान के अंतर्गत इसमें मतलब इसमें से जो केवल आंतरिक मूल्य इसका हमेशा कम होगा और जो बाह्य मूल्य है वो बहुत, ठीक है। तो ये तो आपने सभी मनी के प्रकार देखे। अब भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप, भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप देखें, ठीक है। तो जरा देखो कि मुद्रा की पूर्ति की माप का मतलब, तो पहले हम देखते हैं कि मुद्रा की जो है गति, फिर हम मुद्रा की पूर्ति और उसकी माप को देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी इसको मुद्रा की गति, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ, एक अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर के पास पर्याप्त धनराशि का होना ही आर्थिक समृद्धि का सुनिश्चित होना नहीं होता है। एक अर्थव्यवस्था में अगर मान लो कि किसी कंज्यूमर उपभोक्ता के पास पर्याप्त धनराशि है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित नहीं कर सकती है। आर्थिक समृद्धि के लिए मुद्रा का एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रवाहित होना, फ्लो होना अत्यधिक जरूरी होता है। और वह गति जिस पर मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ पे प्रवाहित होती है उसे मुद्रा की गति कहते हैं। वो मुद्रा की गति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गति कहते हैं। यदि मुद्रा की गति ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, तो पैसे का लेन देन अधिक हो रहा है। तो यदि मुद्रा की गति कम है तो इसका मतलब जो है पैसे का लेन देन कम है, पैसे का लेन देन। तो ये आपने देखा मुद्रा की गति। अब देखो तरलता की गणना, तरलता की गणना मतलब लिक्विडिटी की फ्लो की बात। चलो यहाँ पे इसमें मैंने मेंशन करके रखा है ऑलरेडी, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ यानी एक्विडिटी, ये एक्विडिटी धोखे से लिखा है लिक्विडिटी है, ठीक है ना, मतलब ये लिक्विडिटी है। तरलता को लिक्विड, तरलता को लिक्विडिटी कहते हैं, LIU हटा दिया है ना, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी नहीं है। चल देखो भाई, एक देश की केंद्रीय बैंक को इस बात का कंप्लीट नॉलेज होता है कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक ने कितनी धनराशि पंप कर चुकी है, प्रवाहित की है। उसे यह भी ज्ञात रहता है कि अर्थव्यवस्था में उसने कितने सिक्कों का प्रचलन किया है, कितने सिक्के प्रचलन में है।
परंतु अर्थव्यवस्था में कितनी धनराशि कहाँ है इसकी गणना मतलब उसके तरीके होते हैं कि कितना पैसा किस क्षेत्र में है, तो इससे की जाती है। तो अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी गणना देख लो। ओके, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन है ना कई बार पूछा। ठीक है, जरा देखो इसमें से M1 M0 सॉरी मतलब M से दर्शाया जाता है। तो जैसे M0 का मतलब ये है कि आम लोगों के पास, इसमें तो लिखा होना चाहिए, ये देखो ये M0 का मतलब आम लोगों के पास उपस्थित करेंसी नोट और सिक्के, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक विद आर और RBI के पास उपस्थित जो अन्य भंडार है, अदर रिजर्व विद द RBI, इसको ये M0 के अंतर्गत आता है। मतलब हमारे पास जितना भी करेंसी नोट और सिक्का है और साथ में RBI के पास जो अन्य भंडार है M0 के। ठीक है, इसके बाद आता है M1। तो M0 सारा चीज मतलब इसकी सारी चीजें शामिल हैं ये जो मैंने बताया, और बैंकों के पास उपस्थित जमा यानी डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, जो जमाएं हैं बैंकों के पास, आपने जमा करके रखी है तो बैंकों के पास, तो ये M1 इसके अंतर्गत कितनी धनराशि आती है M1। ठीक है, आगे बात आती है M2। M2 यानी जो है M1 मतलब सारी चीजें M1 की ये वाली। ठीक है, तो ऑलरेडी इसकी आ गई। और पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में उपस्थित जमा राशि, तो पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में उपस्थित यानी सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट। ठीक है, तो M2 के अंतर्गत ये धनराशि। अब आता है M3 और यही आपको यूपीएससी ना कंफ्यूज करेगा। आपका दिमाग यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ आपका दिमाग सामान्यतः है तो M2 बोलेगा, लेकिन भाई यहाँ अगेन मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ M1 ही शामिल होता है, M2 नहीं। तो M1 और बैंकों के पास उपस्थित सावधि जमा यानी टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो जो बैंकों के पास ये है तो M3 के अंतर्गत काउंट होता है। फिर बात आती है M4। M4 में देखो M3 पोस्ट ऑफिस में जमा हर किस्म की जमाएं। ठीक है, इसमें से एक एक्सेप्ट टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये इसका एक्सेप्शन है, और कृषि विकास पत्र, और ऑल डिपॉजिट विद वही है। ठीक है, तो यानी M3 की सारी जमाएं और पोस्ट ऑफिस में जमा जो है हर एक किस्म की जमा, हर एक किस्म की जमा। ठीक है, अब देखो भाई M0 जो है इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं, M0 को रिजर्व मनी भी कहते हैं और इसे हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, वो हाई पावर्ड मनी कहते हैं। जब M0 से M4 की ओर बढ़ते हैं तो तरलता घटती जाती है और M4 से M0 की ओर बढ़ते हैं तो तरलता बढ़ती जाती है। तो M0 बहुत अधिक तरल है और M4 सबसे कम तरल है। जबकि M0 से M4 की ओर बढ़ते हैं तो जब धनराशि बढ़ती है, और M0 और M1 को नैरो मनी कहते हैं, पैसा कम है, वहीं M3 और F4 को ब्रॉड मनी कहते हैं क्योंकि पैसा अधिक है, क्योंकि पैसा अधिक। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब भाई तरलता का मतलब जरा यहाँ पे समझो, मैंने ये आपको बताया तरलता आपके पास सबसे ज्यादा तरलता, आप बताइएगा मुझे मैं कुछ उदाहरण लेता हूं कि आपके पास मान लो कि 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, इसकी अधिक तरलता है, या बैंक में आपका 10 रुपया जमा है, तो तरलता किसकी ज्यादा है भाई? इसकी। तरलता का मतलब यहाँ ये है कि आप जिस भी जो भी आपके पास चीज है जितना जल्दी आप उसको चेंज करवा सको, भंजवा सको, उसकी सबसे ज्यादा तरलता होती है। तो यहाँ तरलता जो है देखो, आम लोगों के पास उपस्थित करेंसी नोट और सिक्के सबसे ज्यादा तरल है, और आरबीआई के उपस्थित जो दूसरे भंडार हैं सबसे ज्यादा तरल है। तो सबसे अधिक तरलता M0 की और सबसे कम तरलता M4 की। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जमा हर किस्म की जमा राशि M4 के अंतर्गत है तो इसकी तरलता कम है, लेकिन इसमें पैसा ज्यादा है। तो आप देखो जो ये M1 और M0 और M1, इसको क्या है, नैरो मनी कहते हैं, पैसा कम है तो इसको नैरो मनी कहते हैं। ठीक है,
और इसके साथ साथ जो है M3 और M4 को, ये देखो M3 और M4 को इसको ब्रॉड मनी कहते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा है, को ब्रॉड मनी कहते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो आपने इस चीज को देखा। अब देखो एक चीज और है इसमें से, जैसे कि भारत में मुद्रा की पूर्ति के माप, तो मैंने बताया कि इसका कैसे क्या होता है कि भाई मुद्रा पूर्ति से मतलब ये है कि मुद्रा की कुल मात्रा कितनी है जो कि अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी हुई है। मुद्रा पूर्ति के कुछ घटक हैं, वही घटक मैंने M0 से M4 तक बताया। तो लोगों द्वारा अपने पास रखी गई करेंसी और व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी गई जो है निवल मांग, जो डिपॉजिट्स आप ये देखो, ठीक है, यानी सॉरी ये तो यहाँ पे आ गई, यानी M0 पे M1 पे, तो ये जो आरबीआई के पास उपस्थित जो दूसरे भंडार हैं, तो इन सभी की, जैसे कि जितना भी पैसा है करेंसी और व्यापारिक बैंकों के पास रखा हुआ, जितनी भी निवल जमाए हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को सामान्यतया हम M1 M0 मतलब M2 M3 M4 पे मापते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कहां कहां व्याप्त है, इस बात की जानकारी तो मैंने जैसे बताया कि भाई रिजर्व बैंक को होता है, रखती भी है, ताकि मौद्रिक नीतियों को संचालन सही से किया जा सके, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। वही 1977 में जो है यानी पूंजी की आपूर्ति पर गठित दूसरे कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षित मुद्रा, जो रिजर्व मनी, जीरो को हम रिजर्व मनी के अलावा M1 M2 M3 M4, इसको रिजर्व मनी के मतलब आरबीआई के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब भाई मुद्रा पूर्ति की जो सभी मतलब जो अवधारणाएं, जैसे M1 M2 M3, इसको मैं डिटेल से समझाया और ऐसे क्यों होता है। ठीक है, अब तरलता की दृष्टि से भी मैंने बताया सबसे अधिक तरल जो कौन होगा, M0 होगा, सबसे ज्यादा जो तरल है, और जो सबसे कम तरल है M4 होगा। ठीक है, तो भारत में जो है मुद्रा गुणक यानी जो मनी मल्टीप्लायर, कल भी मैंने ये क्वेश्चन आया था, तो इसको व्यापक मुद्रा M3 और आरक्षित मुद्रा M0 के अनुपात के तौर पे मापते हैं। तो अगर हमें जो मनी मल्टीप्लायर मापना है, तो आपका जो ब्रॉड मनी अपान जो है रिजर्व मनी, आरक्षित क्या यही है ना M0, तो हम फिर मनी मल्टीप्लायर निकल आता। ऐसे देखो, अगर मान लो मुद्रा का गुणक निकालना है हमें, तो M3 ब्रॉड मनी है ना, M3 व्यापक मुद्रा अपान M0 आरक्षित मुद्रा कहते हैं इसको, ऐसे हम निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। मुद्रा की आपूर्ति पर गठित डॉक्टर वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता वाले कार्य समूह द्वारा 1998 में दी गई रिपोर्ट की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अब नए मौद्रिक अवयवों का प्रकाशन शुरू कर दिया गया है। और इस कार्य में जो 4 मौद्रिक अवयवों की संकलन की सिफारिश की है, इसमें से जो M0 है वो मौद्रिक आधार है, M1 है ये संकुचित मुद्रा है, M2 और M3 ये व्यापक मुद्रा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 3 नगदी अवयव हैं, ये मैं आपको और बता देता हूं। एक L1 L2 L3, इसके संकलन की भी सिफारिश भी कार्य समूह के द्वारा करी गई। और इसके साथ जो है नए मौद्रिक और तरलता अवयवों यानी NM1 NM2 NM3 के संकलन की भी शुरुआत करी गई। तो भारत में जो है कई प्रकार के मौद्रिक चलावधि अवयवों के संकलन की शुरुआत करी गई है। तो पहले तो आपने M4 तक चीजों को देखा, अब NM भी मैं आपको बता दूं। NM1, देखो भाई NM1 से तात्पर्य क्या है, जनता के पास मुद्रा, जनता के पास मुद्रा, जो भी जनता के पास है। फिर बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाएं, बैंकिंग प्रणाली के पास, बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाएं, मांग जमाएं। इसके साथ साथ आप इसमें से आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, ये NM1 कहलाता है, NM1 ध्यान रखिएगा। NM2 यानी NM1 जो NM2 है, NM2, तो इसमें NM1 की सारी चीजें शामिल हैं। साथ में निवासियों की जो है दीर्घावधि यानी मियादी जमा राशियां
और वित्तीय जो टर्म डिपॉजिट है, और वित्तीय संस्थाओं में मांग मियादी जो निधियन है, कॉल और टर्म जो है फंडिंग है, ये शामिल होती है। L1 मतलब L1 प्लस L1 में NM3, ध्यान से सुनना, ये NM2 हो गया, अच्छा मिटा नहीं सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो NM1 देखा आपने, यानी NM1 देखा, NM2 देखा, NM3 भी देख लो, NM3 ये क्या है, देखो इसमें NM2 की सारी चीजें शामिल हैं जो कि मैंने अभी बताया। इसके साथ साथ निवासियों की दीर्घावधि जो मियादी जमा राशियां हैं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा मांग, इसमें से, ठीक है। तो ये NM3 है, तो मैंने NM2 नहीं बताया। NM2 में जो है आप NM1 की सारी चीजें निवासियों की अल्पावधि की जो मियादी जमा राशियां हैं, और इसके साथ साथ जो संविदात्मक जो परिपक्वता और उसमें शामिल किए गए कुछ और राशियां हैं, 1 वर्ष की जो संविदागत परिपक्वता तक उसे शामिल करते हैं इसमें, ठीक है। यानी जो टाइम डिपॉजिट होता है ये M2 के अंतर्गत शामिल। अब बात एक आती है L1, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो L1, इस L1 में LM3 और डाकघरों के पास जो सभी जमा राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, इसका एक्सेप्शन होगा। फिर L2 आता है, L2 में जो है L1 की सारी चीजें हैं, ठीक है। साथ में मियादी उधार देने वाली टर्म, जो उधार देने वाली लॉन्ग टर्म के लिए, जो फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए, तो वैसी संस्थाएं, पुनर्वित्त संस्थान जैसे FI लाइक, और ये सारी वित्तीय संस्थाएं जो हैं, दिए गए उधार और वित्तीय संस्थाएं, तो ये L2 में आती हैं। फिर बात आती है L3 में L2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमा राशि है, ठीक है। अब सरकार को निवल बैंक ऋण, ये सारी चीजें आपको जो है मैं कैपिटल मार्केट के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। इसमें से उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ तक मैं आपसे ये तो कम से कम विश्वास कर ही सकता हूँ कि जितना भी ये मनी मार्केट कंप्लीट हो गया है, ओके। तो मनी मार्केट के अंतर्गत किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से इसे समझाया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर हम मिलते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।